नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट में। देखिए, आज के सेशन में हम इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एनसीईआरटी की समरी इसमें देखेंगे। ठीक है, तो ये एनसीईआरटी के पूरे फैक्ट हैं जो कि यहाँ पे हमने लिए हैं, उनकी आप समरी कह सकते हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में दिए गए हैं। तो वन बाय वन हम सारी चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। और ये जितना मतलब आप ये कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी एनसीईआरटी में जितना भी है, तो सबकी ये समरी है पूरी। इसमें डिफरेंट डिफरेंट चैप्टर्स में जैसे कि बायोडाइवर्सिटी मिलेगा आपको, और फिर आप ये कह सकते हैं कि ये जैसे क्लाइमेट चेंज के बारे में डिटेल आपको मिलेगी। फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पोल्यूशन से जो पर्टिकुलर टॉपिक्स एनसीईआरटी में दिए गए हैं, उसके जो पर्टिकुलर फैक्ट हैं वो सारे यहाँ पे हमने लिए हैं। ये कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट डेटा है। और एक चीज़ और इसके साथ साथ कि जो ये महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है। देखिए, प्रश्न इससे हमेशा पूछे जाते हैं। अगर आप लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे हमने जितने भी सम्मेलन हैं वो सारी चीज़ें हैंड रिटन नोट्स करके रखी है। और उसके बाद जो करंट का डेटा है, जैसे कि अभी कॉप 23 हुआ तो दुबई सम्मेलन हुआ 2030 में, उसमें क्या हुआ, उसके पहले कॉप 27, 26, 25 है। इस तरह से पूरा डेटा जो करंट से रिलेट करता है। और फिर इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, इससे भी जो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे पूरा कर लेंगे। ठीक है, लेकिन लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा। देखिए, एनसीईआरटी की ये समरी है। अगर आप एनसीईआरटी खुद से पढ़ें तो वो काफ़ी बेहतर होगा। और मैं खैर इस वीडियो के मैसेज में कमेंट को पिन कर दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर एनसीईआरटी की बुक्स में या किस सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है जो कि पर्यावरण से रिलेटेड है। तो आप वो सारा चीज़ वहाँ पे पहले पढ़िएगा। पहले आप बुक पढ़िएगा जो एनसीईआरटी की है, जो पर्टिकुलर टॉपिक मैसेज में आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आप ये समरी देखेंगे तो ये काफ़ी हेल्पफुल होगा। और लास्ट ईयर के प्रश्न उठा के देखेंगे तो निश्चित तौर पे इससे प्रश्न आए हैं, आते हैं और आते रहेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप इन सब सारी चीज़ों को स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वन बाय वन सारी चीज़ों को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए, तो इसमें देखिए सबसे पहला फैक्ट दो दिया गया है, वो है पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी किनके मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो इकोलॉजी जो है वो जीव समुदाय और वातावरण, इन दोनों के ही मध्य एक जो रिलेशन होता है, इसको ही हम किस में अध्ययन करते हैं, तो वो इकोलॉजी में इन सारी चीज़ों को अध्ययन करते हैं। धारणीय या स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी, तो ब्रटलैंड कमीशन ने 1987 में प्रस्तुत की थी। सीधा सीधा प्रश्न यूपी पीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है ये। परितंत्र में खाद्य श्रृंखलाओं के संदर्भ में किस प्रकार के जीव अपघटक यानी डिकम्पोजर कहलाते हैं, तो उनको कवक और जीवाणु को हम क्या कहते हैं, ये अपघटक कहलाते हैं, क्योंकि ये चीज़ों को डिकम्पोज कर देते हैं। इसके बाद स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होता है। अब देखिए, जो जीव भार का ये पिरामिड वाला टॉपिक है, इससे अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि स्थलीय परितंत्र में कैसा होगा पिरामिड, या जल में कैसा, सागर में कैसा पिरामिड होगा, या किसी पेड़ का होगा वो पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, उल्टा बनेगा। तो ये अपराइट बनेगा, यानी स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीव भार का पिरामिड कैसा होगा, वो सीधा होगा। यानी सीधा होने का मतलब ऐसा होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होंगी, फिर धीरे धीरे घटती घटती जाएंगी ना, तो ये सीधा पिरामिड बनेगा। इसके बारे में डिटेल हम इन्वायरमेंट का मास्टर वीडियो भी लाएंगे, तो उसमें अच्छी तरीके से लास्ट ईयर के प्रश्न और जो पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हैं वो पूरा पर्यावरण एक सेशन में करेंगे। जीव भार का पिरामिड यानी बायोमास पिरामिड किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा बनता है, तो वो जलीय परितंत्र में उल्टा बनता है। पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो उसको बायो जियो केमिकल साइकिल कहते हैं, यानी जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। समुद्री वातावरण में कौन से जीव मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं, तो वो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये मुख्य प्राथमिक उत्पादक हैं। पर्यावरण के तीन प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, तो वो है जैविक संगठक, अजैविक संगठन या भौतिक संगठन और ऊर्जा संगठन। इन तीनों जो संगठक हैं, इनसे मिलकर क्या बनता है, पर्यावरण। इसके बाद सर्वप्रथम गहन पारिस्थितिकी यानी डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो अर्निनेस ने किया था डीप इकोलॉजी शब्द का प्रयोग। और अगर हम ये कहें कि इकोसिस्टम, जिसको हम कहते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, इसका जो प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो वो किया था एजी टांसले ने। कई बार प्रश्न पूछा गया है, एकदम बिठा लीजिए दिमाग में इसको। ठीक है, इसके बाद है घास स्थल, वन तथा मरुस्थल किस पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण हैं, तो जाहिर सी बात है ये सब स्थल पे होते हैं, तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण होंगे। एक पद जो केवल जीव द्वारा ग्रहण किए गए स्थान का ही नहीं बल्कि जीवों के समुदाय में उसकी कार्यात्मक भूमिका का भी वर्णन करता है, तो वो क्या है, तो वो पारिस्थितिकी कर्मता है।
10% नियम किससे संबंधित है? तो ऊर्जा के खाद्य रूप में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर पहुंचने में। यानी अगर मान लिया नीचे एक लेवल पे एनर्जी 100 है तो उसके जो नेक्स्ट लेवल होगा वहाँ पे एनर्जी कितनी पहुंचेगी? 10। ये लैंडमैन ने बताया था। परितंत्र का गतिक हृदय किसे कहा जाता है? तो ऊर्जा प्रवाह व खनिज चक्र को क्या कहा जाता है? गतिक हृदय कहा जाता है। किसका? पारितंत्र का। किसी क्षेत्र में सभी जीवधारी तथा वातावरण में उपस्थित अजैव घटक संयुक्त रूप से किसका निर्माण करते हैं? तो वो परितंत्र का निर्माण करते हैं। सर्वप्रथम स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो महासागर जो है वो स्टैटिक जो इकोसिस्टम है। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। देखिए इसमें आपको करंट से रिलेटेड और जो स्टैटिक पार्ट है वो सारी चीज़ें मिलेंगी। भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में विविध समुद्री पेड़ पौधे तथा जंतुओं को संरक्षित करने के लिए जैव आरक्षित क्षेत्र यानी बायोस्फीयर रिजर्व स्थापित किया गया है? तो वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया गया है। वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य क्षेत्र परियोजना किस राज्य से संबंधित है? तो वो पश्चिम चंपारण बिहार से रिलेटेड है। पारिस्थितिकी तंत्र की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत किसे माना जाता है? तो वो सोलर रेडिएशन यानी सौर विकिरण को माना जाता है। 10% का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया था? तो ये दिया था रेमंड लैंडमैन ने। इसके बाद पर्यावरणीय नियतिवाद या निश्चयवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो वो कार्ल रिटर। पारिस्थितिकी पिरामिड यानी इकोलॉजिकल पिरामिड की संकल्पना किसने दी थी? तो वो दी थी चार्ल्स एल्टन ने। इकोसिस्टम में उच्चतम पोषण स्तर प्राप्त होता है सर्वाहारी को। पेड़ पौधे किस रूप में मृदा से नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं? तो वो नाइट्रेट आयन के रूप में ग्रहण करते हैं। विश्व का प्रथम रामसर स्थल किसे घोषिट किया गया था? तो वो कोबोर्ग प्रायद्वीप को 1974 में पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके बाद फिर ये नेक्स्ट टॉपिक है बायोम्स एंड बायोस्फीयर। तो इसके पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। देखिए बायोस्फीयर के अंतर्गत किन संगठकों को सम्मिलित किया जाता है? तो जैविक और अजैविक संगठक को किसके अंदर सम्मिलित किया जाता है? तो वो जैवमंडल के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। कौन सा तंत्र किसी समुदाय के सभी जीवों से संबंध स्थापित करता है? तो वो खाद्य जाल है। सभी उपभोक्ताओं में कौन सा गुण पाया जाता है? तो परपोषी का गुण सभी उपभोक्ताओं में पाया जाता है। पृथ्वी पर पेड़ पौधे तथा जीव जंतुओं सहित सभी प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र क्या कहलाते हैं? तो उनको बायोम कहा जाता है। पृथ्वी पर सबसे बड़ा बायोम कौन सा है? तो वो जलीय बायोम है सबसे बड़ा बायोम। सबसे कम जैव विविधता तथा जैव भार वाला बायोम कौन सा है? तो टुंड्रा बायोम जो है ये सबसे कम जैव भार है वहाँ पे और सबसे कम जैव विविधता है। एबोनी तथा महोगनी वृक्ष किन वनों से संबंधित है? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों से रिलेटेड है। साल सागौन तथा शीशम किस बायोम के वृक्ष हैं? ये वृक्ष है। तो ये मानसूनी वन बायोम है। किस बायोम की भूमि अम्लीय तथा अल्प खनिज वाली होती है? तो शंकुधारी वन की भूमि जो होती है वो अम्लीय और अल्प खनिज वाली होती है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर पारिस्थितिकी उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले बढ़ता है फिर घटता है। ये प्रश्न यूपीपीसीएस प्रीलिम्स में पूछा गया है। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है। किस बायोम में प्राथमिक उत्पादकता सर्वाधिक होती है? तो विषुवतीय वन बायोम में जो प्राथमिक उत्पादकता होती है वो सर्वाधिक होती है। विश्व का सर्वाधिक विशुद्ध पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा माना जाता है? तो मानसूनी बायोम। और सागर जल के नितल यानी तलहटी में रहने वाले जीवों को कौन सी संज्ञा दी जाती है? तो उनको वेंथस कहा जाता है। रेंडियर किस बायोम का जंतु है? तो ये टुंड्रा बायोम का जंतु है। और भारत में वन सर्वेक्षण विभाग यानी फॉरेस्ट सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा कब से वन रिपोर्ट का प्रकाशन किया जा रहा है? तो वो 1987 से किया जा रहा है। लानोस तथा कैंपोस घास किस बायोम में पाई जाती है? तो ये उष्णकटिबंधीय घास बायोम है। कौन सी प्रजाति एक बड़े निवास स्थल पर रहती है तथा सामान्यतः प्रवासी होती है? तो उसको हम अम्ब्रेला स्पीसीज कहते हैं यानी अम्ब्रेला प्रजाति। प्राकृतिक वनस्पति का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? तो वो पतझड़ वन है। अनुकूलतम बायोम यानी ऑप्टिमम बायोम की दशाएं किस बायोम में पाई जाती हैं? तो वो अयनवर्ती सदाबहारी वर्षा वन बायोम में पाई जाती हैं। हाथी घास किस बायोम की एक प्रमुख घास है? तो वो सवाना बायोम की प्रमुख घास क्या है? एलिफेंट ग्रास। किसी भी बायोम में प्राणियों का जीवन उनकी क्रियाशीलता की तीव्रता तथा उनकी संख्या किस पर निर्भर करती है? तो वो संरचना है, सकल बायोमास है और जातियों के संगठन पर निर्भर करती है। विश्व के किस बायोम को प्रमुख अन्न भंडार तथा दुग्ध व्यवसाय का केंद्र कहा जाता है? तो शीतोष्ण घास बायोम को कहा जाता है। कीस्टोन स्पीसीज का संरक्षण करना आवश्यक है। क्यों? तो परितंत्र की अन्य प्राकृतिक कीस्टोन प्रजातियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील होती हैं। कीस्टोन प्रजातियां विलुप्त होने पर अनेक अन्य प्रजातियां भी विलुप्त हो जाती हैं। देखिए मैंने आपसे क्यों कहा कि आप पहले एनसीईआरटी के टॉपिक्स को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। अब जैसे कीस्टोन स्पीसीज है
तो की स्टोन स्पीसीज क्या होती हैं, कम से कम इसकी डेफिनेशन आपको पता होगी, ठीक है। या इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या होती है वो आपको पता होगी। डीप इकोलॉजी है वो क्या होता है वो आपको पता होगा। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आप एनसीईआरटी के, कुछ ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मुश्किल से 7-8 टॉपिक ऐसे होंगे जिनको आपको एनसीईआरटी में पढ़ना पड़ेगा। मैं मैसेज में आप उनको पिन कर दूंगा, तो आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को एनसीईआरटी की बुक से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद इसको आप जब देखेंगे तो ये काफ़ी आपके लिए फ्रूटफुल होगा, ठीक है। इसके बाद है पौधों की जाति, उनकी संरचना एवं वृद्धि किस पर निर्भर करती है, तो पर्यावरण के भौतिक एवं जैविक कारकों के अंतर संबंध पर निर्भर करती है। उसके बाद फिर डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी पर्णपाती वन किस प्रकार के बायोम में पाए जाते हैं, तो मानसूनी वन बायोम में डेसिडुअस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दो भिन्न पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य स्थित संक्रमण मंडल यानी ट्रांजिशन जोन क्या कहलाता है, तो वो इकोक्लाइन कहलाता है। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी स्तूप की संकल्पना किसने दी थी, तो वो चार्ल्स एल्टन ने दी थी, जिसको हम इकोलॉजिकल पिरामिड कहते हैं। भारत के किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल यानी इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है, तो पश्चिमी घाट को इकोलॉजिकल हॉटस्पॉट की संज्ञा दी जाती है। इसके बाद इसमें नेक्स्ट टॉपिक है बायोडाइवर्सिटी। तो हॉटस्पॉट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया, तो नॉर्मन मायर्स ने किया, 1988 में किया। सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया, तो वो वाल्टर जी रोसेन ने किया। जैव विविधता का अर्थ क्या होता है, तो एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप और जंतुओं की उपस्थिति क्या कहलाती है, तो उसको कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी। किस भौगोलिक क्षेत्र में को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों को जैव विविधता का भंडार कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा दशक 2011 से 20 को किस रूप में घोषित किया गया, तो वो जैव विविधता दशक के रूप में घोषित किया गया है। इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय जैविक विविधता प्राधिकरण 2003 में कहाँ स्थापित किया गया, तो चेन्नई तमिलनाडु में। और भारत में लेह बेरी के नाम से कौन सी पर्णपाती झाड़ी प्रसिद्ध है, तो वो सीबक थार्न। ये प्रश्न पूछा गया है। भारत में अति सघन वनों यानी हाईली डेंस फॉरेस्ट का सर्वाधिक किस राज्य में पाया जाता है, मतलब हाईली डेंस फॉरेस्ट किस स्टेट में है, तो वो अरुणाचल प्रदेश में है। और एम स्ट्रिप्स शब्द किससे संबंधित है, तो ये बाघ अभ्यारण्यों के रखरखाव से संबंधित है। भारत ने जैव सुरक्षा उपसंधि प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए, तो 23 जनवरी 2001 को किए। प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा नामक पादप पर्यावरण को किस प्रकार से हानि पहुंचाता है, तो यह जिस क्षेत्र में उगता है वहां की जैव विविधता को क्या करता है, कम करने लगता है। ये नाम याद रखिएगा, प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। भारत में सिंह पुच्छ बानर मकाक के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक में पाए जाते हैं। भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया, तो वो 2002 में पारित किया गया। इसके बाद किस पक्षी के विलुप्त हो जाने के कारण मॉरिशस में सिड्रॉक्सी ग्रांडीफ्लोरम नामक पादप प्रजाति भी विलुप्त हो गई, तो डोडो पक्षी। यह क्या है, यह उपयुक्त पौधे के फल खाकर उसके बीज का अंकुरण करने में सहायक होता था। भारत का प्रथम समुद्री राष्ट्रीय उद्यान यानी मैरीन नेशनल पार्क कहाँ है, तो वो कच्छ की खाड़ी में है। और फ्लाइंग फॉक्स अर्थात उड्डयन बलगुल, जिसे ग्रेट इंडियन फ्रूट बैट भी कहा जाता है, यह क्या है, तो चमगादड़ों की एक प्रजाति है। रेड डेटा बुक अथवा रेड लिस्ट किस संगठन से संबंधित है, तो वो IUCN से रिलेटेड है। कौन सी औषधि गिद्धों की संख्या में कमी के लिए उत्तरदायी है, तो ये डाइक्लोफेनेक सोडियम या डिक्लोफेनेक कहीं कहीं लिखा होता है। भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है, तो बल्लभगढ़ हरियाणा में है। और वृक्षों पर रहने वाले किस स्तनधारी का जूलॉजिकल नेम एलुरस फ्लोन्स है, तो वो रेड पांडा का है। भारत में रेड पांडा के प्राकृतिक आवास कहाँ पाए जाते हैं, तो उत्तर पूर्वी भारत के उप हिमालयी क्षेत्र में पाए जाते हैं। दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, तो वो हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। और भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो हेमिस हाई या हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख का है। किस समूह के जीव अमोनिया को नाइट्राइट में परिवर्तित करते हैं, तो वो नाइट्रोसोमोनास। धान का पौधा नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करता है, तो वो अमोनिया के रूप में ग्रहण करता है। जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में रासायनिक तत्वों का प्रवेश किस माध्यम से होता है, तो पौधों की जड़ों के द्वारा रासायनिक तत्वों का प्रवेश होता है। भारत को कितने जैव भौगोलिक क्षेत्रों यानी बायो जियोग्राफिक एरिया में डिवाइड किया गया है, तो वो 10 है। याद रखिएगा, बिल्कुल फैक्ट। जब कोई समुदाय अस्थायी, ये परिपक्व जटिल तथा दीर्घकालिक होता है, तो उसे किस रूप में परिभाषित किया जाता है, तो उसको हम क्लाइमेक्स कम्युनिटी कहते हैं, यानी चरम समुदाय के रूप में उसको परिभाषित किया जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कौन सा है, तो वो मन्नार की खाड़ी है। किस वृक्ष को कल्प वृक्ष की उपमा प्रदान है, तो वो नारियल को कहा जाता है कल्प वृक्ष। भारत में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान पक्षियों के स्वर्ग के नाम से प्रसिद्ध है, तो केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, भरतपुर राजस्थान में है।
केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से होकर कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो बाणगंगा और गंभीरी नदी। वनस्पति संरक्षण हेतु स्वस्थानीय संरक्षण पद्धति यानी इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो वो बॉटनिकल जो गार्डन होते हैं यानी वानस्पतिक उद्यान होते हैं वो इन सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत शामिल नहीं है। कृत्रिम ग्रीन हाउस द्वारा वनस्पतियों का संरक्षण किस विधि के अंतर्गत आता है? तो वो एक्स सीटू कंजर्वेशन के अंतर्गत आता है यानी बाह्य स्थानीय संरक्षण पद्धति। वर्तमान में भारत में कुल कितने जैवमंडल रिजर्व हैं यानी बायोस्फीयर रिजर्व? तो 18 हैं। देखिए कितने जैवमंडल रिजर्व हैं, कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं, कितने वन्यजीव अभ्यारण्य हैं ये और कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो इसके लिए हम जियोग्राफी में ऑलरेडी सेशन कर चुके हैं और इसकी जो पूरी पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे पड़ी हुई है। तो आप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ पे वो सारी पीडीएफ मिल जाएंगी, इसलिए हमने यहाँ पे इनको शामिल नहीं किया है। राष्ट्रीय उद्यान आई थिंक 106 हैं और वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो 573 हैं और जो टाइगर रिजर्व हैं वो 55 हैं। तो इनकी ऑन मैप पूरी लिस्ट कि किस स्टेट में कौन सा है वो सारा बना हुआ है, तो आप उसको वहाँ पे डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद भारत में प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो वो नीलगिरी में 1986 में। कार्टेजेना प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो जैव सुरक्षा समझौता से। किस प्रकार की जैव विविधता का उपयोग प्रजनन कार्यों में किया जाता है? तो वो अनुवांशिक विविधता। भारत को सर्वप्रथम किसने जैव भौगोलिक क्षेत्रों तथा जैव भौगोलिक प्रदेशों में विभाजित किया? तो रोजर और पनवार ने किया ये। आरीबादा क्या है? तो कछुओं की कुछ प्रजाति की व्यापक घोषणा प्रक्रिया। पर्यावरण संरक्षण हेतु वर्ष 1961 में स्थापित वर्ल्ड वाइड फंड का मुख्यालय कहाँ है? तो ओस्लो नॉर्वे में है। और किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में राष्ट्रीय पार्क स्थित हैं? तो दैट इज एमपी में। और जैव सुरक्षा का कार्टेजेना प्रोटोकॉल किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जाता है? तो पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी यानी NCMB किस शहर में स्थित है? तो वो जामनगर गुजरात में है। उड़ने वाली छिपकली जिसे ड्रैको कहा जाता है वह भारत में कहाँ पाई जाती है? तो वो पश्चिमी घाट में के वनों में पाई जाती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो वो नागार्जुन सागर जो कि आंध्र प्रदेश में है। और जिम कॉर्बेट उद्यान 1936 में इसको स्थापित किया गया। भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान व प्रोजेक्ट के अंतर्गत अधिसूचित प्रथम टाइगर रिजर्व, तो और पहले इसका नाम क्या था? तो हिली राष्ट्रीय उद्यान था। विश्व का कौन सा द्वीप केवल पक्षियों के लिए आरक्षित है? तो वो कजिन द्वीप है, सेशेल्स में है। भारत में पक्षियों का प्रथम वनारण्य कहाँ स्थापित किया गया? तो वो किया गया वेदाथंगल तमिलनाडु में जो कि है। भारत का प्रसिद्ध नीलगिरी जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र कितने राज्यों में विस्तृत है? तो 3 राज्यों में, कर्नाटक है, तमिलनाडु है और केरल में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस जंतु के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है? तो वो बारहसिंघा के लिए प्रसिद्ध है कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। और भारत का प्रसिद्ध फूलों की घाटी वाला राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र किन पर्वतारोहियों ने खोजा था? तो वो फ्रैंक स्माइथ और होल्ड्सवर्थ ने खोजा था। किसे गंगा के टाइगर की उपमा दी जाती है? तो डॉल्फिन को दी जाती है गंगा के टाइगर की उपमा। इसके बाद फिर क्लाइमेट चेंज है। तो ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो वो जोसेफ फोरियर ने प्रस्तुत की थी। जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या है? तो वो है ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण तथा प्रदूषण। इसके बाद किसी गैस का वैश्विक तापन विभव यानी ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैस के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर। ठीक है। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस प्रवाह उत्पन्न करती है? तो वो जल वाष्प है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, याद रखिएगा। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो वो 2005 से प्रभावी हुआ है क्योटो। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है जो वैश्विक तापन द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो अंटार्कटिका एवं ग्रीनलैंड हिमचादर। वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित कर लेती है। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो वो आर्द्र भूमि है, फिर समुद्र है और फिर हाइड्रेट्स। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया, ये वर्ड है, यहाँ पे लिखा गया है वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और उसके बाद वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी जो कि है WBCSD, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये दोनों के फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट यानी WRI और उसके बाद WBCSD, वर्ल्ड बिजनेस काउंसिल ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कई बार फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं। विश्व के तापमानों पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो अल्जीरिया, ब्राज़ील तथा केन्या में स्थापित किए गए हैं।
इसके बाद इसमें है जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है, तो वो आई स्कोर से प्राप्त किया जाता है। और वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियाँ मृदा में कार्बन प्रच्छादन संग्रहण में सहायक हैं, तो वो समोच्चवाद है, अनुपशस्यन एवं शून्य जुताई। इसके बाद आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज की पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई, तो वो 1990 में प्रकाशित हुई। और किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष यानी ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का प्रावधान किया गया, तो वो कानकुन सम्मेलन में मैक्सिको यानी 2010 में। देखिए अभी जो इस तरह से सम्मेलन हुए हैं और उनमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं उनको हम लास्ट में अच्छी तरीके से एक शॉर्ट नोट में देख लेंगे। ग्रीन क्लाइमेट फंड के गठन का क्या उद्देश्य है, तो विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता देना। प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, जेनेवा में किया गया और 1979 में, जो कि स्विट्जरलैंड में है। कौन सी घटनाएं वैश्विक तापन के प्रभाव को दर्शाती हैं, तो हिमानी का पिघलना, ये पिघलना है, सागरीय तल में उत्थान और ये मौसमी दशाओं में परिवर्तन, वैश्विक तापमान में वृद्धि इत्यादि। वैश्विक तापन के कारण एल्पाइन ग्लेशियर को पिघलने से किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी, तो वो इटली और स्विट्जरलैंड को। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबद्धता अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की, तो 8 अगस्त 2017 को ये किया है। इसके बाद फिर ओजोन लेयर डिप्लेशन एंड पोल्यूशन, इससे कुछ पर्टिकुलर फैक्ट देखते हैं। तो इंसिनरेटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए। ये प्रश्न सीधा सीधा प्रीलिम्स में पूछा गया है। वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, वो 5 माइक्रोन से कम होता है। मानव जनित पर्यावरण प्रदूषण को क्या कहा जाता है, तो उनको एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूशन कहा जाता है। जैव निम्नीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं, तो मानव जनित प्रदूषण के कारण। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो उनको प्राइमरी पोल्यूटेंट कहा जाता है। ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित है, तो वो स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल में स्थित है। ओजोन परत पृथ्वी की कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो वो 20 से 35 किलोमीटर तक की। वर्ष 2005 में तिब्बत के पठार के ऊपर ओजोन आभा मंडल यानी ओजोन हालो की खोज किसने की थी, तो वो GW केंट मूरे ने की थी। और अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन क्षेत्र की खोज किसने की, तो वो ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन शैकलिन ने। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है, तो वो डॉप्सन यूनिट होती है, जिसको हम DU कहते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो वो CFC है, हैलोजेंस है, नाइट्रस ऑक्साइड है, फिर ट्राइक्लोरोएथिलीन है। हैलोन्स में 12, 11, 13, 1 है। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं उनको क्या कहा जाता है, उनको सेकेंडरी पॉल्यूटेंट कहा जाता है, यानी द्वितीयक वायु प्रदूषक कहा जाता है। इसके बाद परऑक्सी एसिटिल नाइट्रेट यानी पैन जिसको कहते हैं, और ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं, तो ये द्वितीयक प्रदूषक हैं। कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो वो है CO कार्बन मोनोऑक्साइड। और जब अकार्बनिक पोषक जैसे फॉस्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है, तो वो लेड है। ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा समय के साथ प्रकृति में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं क्या कहलाते हैं, तो उनको जैव विघटित प्रदूषक कहा जाता है। एसिड रेन के लिए कौन सी गैस उत्तरदायी है, तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ये बिल्कुल दोनों याद रखिएगा। अम्ल वर्षा से मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो मृदा का pH मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा, जाहिर सी बात है। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से कौन सा रोग हो जाता है, तो वो एस्बेस्टोसिस। जैव उपचारण यानी बायो रेमेडिएशन से तात्पर्य है तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्त पदार्थों का निष्कासन। जैवोपचार यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है इन सीटू बायो रेमेडिएशन यानी स्वस्थानीय जैवोपचार। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर उसका जैवोपचार किया जाए तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो उसको कहा जाता है बाह्य स्थानीय जैवोपचार यानी एक्स सीटू बायो रेमेडिएशन। प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में संग्रहित कर जैवोपचार करना क्या कहलाता है, तो उसको कहा जाता है फाइटो निष्कर्षण यानी फाइटो एक्सट्रैक्शन। चेरनोबिल यानी यूक्रेन में है, में
स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। देखिए ये दुष्प्रभाव है और कौन से प्रदूषक की, ये उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ प्रदूषक होना चाहिए, उससे दुष्प्रभाव क्या होता है? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड से श्वास संबंधी रोग होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड से केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं होती हैं, धूल कण से यकृत और वृक्क को क्षति होती है और सीसा से कैंसर होता है। भारत की कौन सी नदी अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो वो है दामोदर रिवर। और पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम अथवा मिथेनोग्लोबोनोमिया हो जाता है। सिगरेट के धुएं में कौन सा प्रमुख प्रदूषक पाए जाते हैं? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड और बेंजीन पाए जाते हैं। ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है? तो वो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार से कौन सी गैस निकलती है? तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड। पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जा सकता? तो वो पॉलीमर से निर्मित होने के कारण उनको नष्ट नहीं किया जा सकता। भोपाल गैस त्रासदी में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से किस गैस का रिसाव हुआ था? तो वो मिथाइल आइसोसाइनेट MIC। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो 1974 में। और कौन सा ईंधन न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है? तो वो हाइड्रोजन है। सुपरसोनिक जेट विमान से निकलने वाली कौन सी गैस ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है? तो वो नाइट्रोजन ऑक्साइड। पार्थेनियम यानी गाजर घास के पराग कणों में कौन सा रोग होता है? तो वो चर्म रोग या दमा होता है। लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं? तो ये वायु प्रदूषण के। इसके बाद नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है? तो ये ऊष्मीय प्रदूषण यानी थर्मल पोल्यूशन होता है। इटाई रोग किस धातु के कारण होता है? तो वो कैडमियम के कारण। इसके बाद है सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान, ये ऑक्टेन है, उचित या यहाँ पे लिखा है ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो बेंजीन, टॉलुइन और जाइलिन, ये तीनों चीज़ें मिलाई जाती हैं। बेंजीन के कारण कौन सा रोग होने की संभावना होती है? तो वो ब्लड कैंसर। सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूल कणों से होते हैं? तो सिलिका तथा एस्बेस्टस युक्त धूल के कणों से ये होता है। उसके बाद भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो वो है आर्सेनिक और फ्लोराइड है। ठीक है। इसके बाद कुछ पर्टिकुलर और इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, हम इनको यहाँ पे देख लेते हैं। तो पेरियार गेम अभ्यारण्य केरल किस लिए प्रसिद्ध है? तो वो बाघों के लिए प्रसिद्ध है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में। भारत सरकार द्वारा किस वर्ष केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन किया गया? तो 1982 में गठन किया गया। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित की गई? तो 2008 में प्रकाशित की गई। ये प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना है। कोयला उद्योग में संलग्न व्यक्तियों को सामान्यतः कौन सा रोग होता है? तो उनको होता है न्यूमोकोनियासिस। भारत में प्राय सभी अपमार्जकों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की। और किस उद्योग में संलग्न लोगों में बिसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो वो है कपड़ा उद्योग। जल में कार्बनिक यौगिकों का मापन सामान्यतः किस पद्धति के आधार पर किया जाता है? तो वो क्रोमेटोग्राफी से। ब्लैक फुट नामक रोग किस कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिक की अधिकता। पग मार्क तकनीक यानी पग मार्क टेक्नोलॉजी, एक होता है एग मार्क, वो अलग है, ये अलग है, का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो वन्य जीवों की जनसंख्या के आकलन के लिए। एजेंडा 21 का संबंध किससे है? तो सतत विकास से। रियो डी जेनेरियो के पृथ्वी सम्मेलन 1992 में प्रस्तुत हुआ था, वहीं पे आया था एजेंडा 21। इसके बाद फिर इको मार्क क्या है? तो पर्यावरण अनुकूल उत्पादों से भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा प्रदान किया गया एक प्रमाणन चिन्ह है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धियों हेतु प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में। किस देश में प्रत्येक माह के अंतिम शनिवार को राष्ट्रीय स्वच्छता दिवस मनाया जाता है? तो सिएरा लियोन में। और किस पर्यावरण कार्यकर्ता को वृक्ष मानव कहा जाता है? तो चंडी प्रसाद भट्ट को कहा जाता है, चिपको आंदोलन से ये रिलेटेड थे। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस लिए प्रदान किया जाता है? तो स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास के क्षेत्र में योगदान के लिए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान नीरी कहाँ पे है? तो ये नागपुर में। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है मैचिंग के लिए। किस पादप को जलीय विषाक्त पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जलकुंभी। और ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जलवायु में होने वाले परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फोर्सिंग के द्वारा। इसके बाद जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों में होता है? तो वो परावैंगनिक विकिरण के कारण। ये वायु प्रदूषक हैं और उनसे रिलेटेड जो अफेक्टेड बॉडी के अंग हैं। तो एस्बेस्टस झूल से फेफड़े, सीसा से मस्तिष्क और पारा से उदर और कार्बन मोनोऑक्साइड से रक्त वाहिकाएँ। भारतीय वन्यजीव संस्थान तो जाहिर सी बात है
देहरादून उत्तराखंड में स्थित है। हरित अर्थव्यवस्था में हरित जीडीपी की संकल्पना प्रस्तुत करने वाला प्रथम देश कौन है? तो वो चीन है। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता है, यह किस आंदोलन का नारा है? तो ये चिपको आंदोलन का नारा है। और राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो वो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अमृता देवी स्मृति पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु किए गए कार्यों के लिए। कौन सा जंतु विश्व वन्यजीव कोष यानी वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का शुभंकर है? तो वो है पांडा। इसके बाद पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय यानी द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के गठन के पूर्व इस मंत्रालय का क्या नाम था? तो वो महासागर विकास मंत्रालय। यमुना एक्शन प्लान औपचारिक रूप से कब प्रारंभ किया गया? तो 1993 में। सासाकावा पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? तो पर्यावरण संरक्षण एवं प्रबंधन के क्षेत्र में। को आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा, गौरा देवी और चंडी प्रसाद भट्ट। नर्मदा बचाओ आंदोलन मेधा पाटकर और बाबा आमटे। मैती आंदोलन कल्याण सिंह रावत। विश्नोई आंदोलन संत जाम्भोजी और अमृता देवी विश्नोई से। ये इसको याद रखिएगा। प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो ब्राजील में। अखिल भारतीय बाघ गणना 2022 के अनुसार बाघ जनसंख्या वाले शीर्ष 3 राज्य कौन से? तो मध्य प्रदेश में 785, कर्नाटक में 563 और उत्तराखंड में 560। इसके बाद ये कुछ पर्टिकुलर फैक्ट है, आप इनको भी देख लीजिए। तो भारत के प्रथम जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र नीलगिरी को वर्ष 2000 में यूनेस्को द्वारा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया। वर्तमान में कुल 12 जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों में यूनेस्को के नेटवर्क में शामिल है। ठीक है। और महाराष्ट्र सरकार ने स्वयं की वन्य जीव कार्य योजना 2021 से 30 पारित की। ऐसा करने वाला भारत का महाराष्ट्र पहला राज्य है। वे प्रजातियां जो किसी समुदाय में प्रचुरता तथा जैवभार की अल्पता के बाद भी सामुदायिक अभिलक्षणों पर अपना प्रभाव दर्शाती हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कीस्टोन स्पीसीज। इसके बाद यूकेलिप्टिस वृक्ष को इको एनिमी कहा जाता है, यानी पारिस्थितिकी शत्रु कहा जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में बहुतायत पाया जाता है। देहरादून स्थित भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा प्रति 2 वर्षों के अंतराल पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट यानी इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है। वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान आदि की स्थापना जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए की जाती है। और ऐसे क्षेत्र जो पारिस्थितिकी दृष्टि से अत्यधिक उत्पादक होते हैं तथा जहां स्थानिक प्रजातियां की उपलब्धता होती है तथा जैव विविधता अधिक पाई जाती है, उनको क्या कहा जाता है? उनको जैव विविधता हॉटस्पॉट कहा जाता है। विश्व में इनकी संख्या 36 है। और भारत में जो 4 जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं कौन कौन? पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, पूर्वी हिमालय है और सुंडालैंड यानी निकोबार द्वीप है। वर्ष 2015 में पेरिस समझौते में ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखा गया। इसके अंतर्गत यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से 2 या यदि संभव हो सके तो 1.5% से अधिक न होने पाए। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतया नष्ट हो जाए तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि जब पादप प्लवक ही नहीं रहेंगे तो फिर एक जो खाद्य जाल होगा वो धीरे धीरे डैमेज हो जाएगा। ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं ओजोन अनुकूल पदार्थ यानी ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस OFS कहलाते हैं। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक एवं त्रिवेंद्रम में सबसे कम है। सितंबर से अक्टूबर माह के मध्य ओजोन परत की मोटाई में अधिक कमी आती है। कब से? सितंबर से अक्टूबर। इसके बाद रेफ्रिजरेटर में प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का विपणन सामान्यतः मैफ्रोन ब्रांड के नाम से अंतर्गत किया जाता है। ये सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। इसके अतिरिक्त बड़े संयंत्रों में अमोनिया भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। ग्लोबल 500 पुरस्कार वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP द्वारा स्थापित किया गया। वर्ष 1987 में अनिल अग्रवाल तथा वर्ष 2003 में डॉक्टर विंदेश्वर पाठक को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। अब डॉक्टर विंदेश्वर पाठक ये सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक हैं और जो अनिल अग्रवाल हैं ये भारत की पर्यावरणीय स्थिति रिपोर्ट 1982 इन्होंने प्रस्तुत की थी। इसके बाद फिर पर्टिकुलर कुछ अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन है, इसको मैंने नोट किया है जो कि महत्वपूर्ण है, परीक्षा में निश्चित तौर पर पूछे गए हैं और आगे भी आ सकते हैं। तो इसको 1 बाय 1 हम देख लेते हैं। इसकी PDF आपको हम अपने टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन पहला सम्मेलन है अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन, जो कि हुआ 1972 में। स्टॉकहोम सम्मेलन भी इसको कहा जाता है। इसको पर्यावरण का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है। UNEP की स्थापना हुई। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का निर्णय लिया गया और पर्यावरण और मानव विकास के मध्य संघर्ष कम करने की दिशा में पहला कदम है। तो ये सारा
अंतर्राष्ट्रीय मानव पर्यावरण सम्मेलन जो या इसको हम स्टॉकहोम सम्मेलन कहते हैं, ये सब हुआ। देखिए यही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। उसके बाद फिर दूसरा है हेलसिंकी सम्मेलन जो कि 1974 में हुआ और ये सामुद्रिक पर्यावरण की सुरक्षा से रिलेटेड है। लंदन सम्मेलन 1975 में हुआ और समुद्र में कचरे के निस्तारण का प्रतिषेध इसमें किया गया। चौथा है यूरोपीय वन्यजीव व प्राकृतिक निवास क्षेत्र संरक्षण सम्मेलन 1989 में हुआ 1979 में, जिसमें प्रजातियों का संरक्षण की बात की गई। वियना सम्मेलन की बात करें वो हुआ 1985 में, ओजोन परत का संरक्षण की बात हुई इस पर। उसके बाद फिर मॉन्ट्रियल जो सम्मेलन हुआ ये हुआ 1987 में और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया, इसीलिए 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। इसमें क्या क्या किया गया हम ये देख लेते हैं। तो ये है अ ग्लोबल एग्रीमेंट टू प्रोटेक्ट द स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन लेयर बाय पासिंग आउट द प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ ओजोन डिप्लेशन सब्सटेंसेस, जिसको हम ODS कहते हैं। ठीक है, इसके बाद फिर रियो सम्मेलन हुआ 1992 में, इसी में एजेंडा 21 आया और UNFCCC की स्थापना हुई। इसके बाद फिर नैरोबी डिक्लेरेशन आया, नैरोबी घोषणा पत्र 1997 में, अंतर्राष्ट्रीय संधियों को प्रभावी और क्रियान्वयन किया गया। क्योटो सम्मेलन की बात करें जो कि 1997 में हुआ और पृथ्वी +5, इसका मतलब ये होता है कि 1992 में पृथ्वी सम्मेलन हुआ, उसके 5 साल बाद हुआ तो यानी 97, तो ये 1997 में, इसीलिए इसको कहा जाता है पृथ्वी +5। तो ग्रीन हाउस गैसेस की पहचान तथा ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और 1990 के स्तर में 5% तक की कमी करने की बात की गई इसमें। इसके बाद फिर जोहान्सबर्ग सम्मेलन आया जो कि रियो +10 या पृथ्वी +10 2002 में हुआ। 1992 से आप 10 जोड़ देंगे तो ऐसा समझ रहे हैं। सतत विकास पर बल दिया गया और विश्व एकजुटता कोष की स्थापना पर सहमति बनी। ठीक है, इसके बाद फिर मॉन्ट्रियल सम्मेलन आया जिसमें UNFCCC की स्थापना हुई 2005 में और विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन 1990 के स्तर पर लाना, ये बात कही गई। इसके बाद फिर कोपेनहेगन सम्मेलन है जिसको हम पोस्ट क्योटो प्रोटोकॉल भी कहते हैं, 2009 में ये आया। लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना इसमें आई और 2020 तक ग्रीन हाउस गैसों में भारी कटौती का प्रावधान किया गया। ठीक है, इसके बाद फिर 13वां है कानकुन सम्मेलन जो कि 2010 में हुआ, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की स्थापना का निर्णय लिया गया। फिर डरबन सम्मेलन COP17 जिसको हम कहते हैं 2011 में हुआ, वही ग्रीन क्लाइमेट फंड को ही कार्यान्वित किया गया। दोहा सम्मेलन COP18 2012 में हुआ, इसमें क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के अंतर्गत प्रदूषण को कम करने की बात कही गई। इसके बाद फिर रियो +20 यानी पृथ्वी +20 2012, 1992 में आप 20 जोड़ देंगे तो 2012 हो जाएगा। तो ये जो सम्मेलन हुआ रियो +20 सम्मेलन, इसमें कहा गया द फ्यूचर वी वांट प्रस्तुत किया गया और ग्रीन इकोनॉमी की बात इसमें की गई। ठीक है, इसके बाद फिर वार्सा सम्मेलन आया COP19 जो कि 2013 में हुआ, इसमें ग्रीन क्लाइमेट फंड की बात की गई। लीमा सम्मेलन COP20 2014 में हुआ, 2070 तक ग्रीन हाउस गैसों को समाप्त करने की बात कही गई इसमें। इसके बाद फिर पेरिस सम्मेलन हुआ COP21 2015 में, कार्बन उत्सर्जन लक्ष्यों हेतु कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि की बात की गई। और बॉब इगली सम्मेलन मोरक्को में COP22 2016 में हुआ, इसमें मराकेश कार्यवाही की घोषणा की गई। बॉन सम्मेलन जो कि जर्मनी में हुआ COP23 और 2017 में हुआ, इसमें फिजी मोमेंटम फॉर इम्प्लीमेंटेशन की बात की गई। इसके बाद फिर कटोवाइस सम्मेलन जो कि पोलैंड में हुआ, COP24 है ये, 2018 में हुआ ये, और पेरिस सम्मेलन पर विस्तृत नियमावली जारी की गई। मैड्रिड सम्मेलन स्पेन में COP25 2019 में हुआ और क्लाइमेट चेंज पर जो गरीब देश हैं उनकी मदद करने की बात कही गई। इसके बाद फिर ग्लासगो सम्मेलन हुआ जो कि UK में, COP26 2021 में हुआ और इसमें पेरिस सम्मेलन पर अंतिम रूप दिया गया। ठीक है, देखिए 2020 में नहीं हुआ था, वो कोविड की वजह। इसके बाद शर्म अल शेख सम्मेलन मिस्र में हुआ, COP27 इसको कहते हैं, 2022 में, इसमें लॉस एंड डैमेज फंड की स्थापना की बात की गई। इसके बाद फिर दुबई सम्मेलन है जो कि UAE में हुआ, COP28 इसको कहते हैं, 2023 में हुआ और 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 3 गुना करने की इसमें बात की गई तथा ऊर्जा दक्षता सुधार की वैश्विक औसत दर को 2 गुना करने की बात की गई। तो ये दोनों बात दुबई सम्मेलन में की गई। अभी ये लेटेस्ट है, 2023 में हुआ COP28, अभी जो 2024 में जो होगा वो COP29 होगा। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण डेटा करंट से रिलेटेड था, इसको आप अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्न इससे निश्चित तौर पे पहले से लेकर अब तक के पूछे जाते हैं। अब वो कोई भी प्रश्न इस तरह से आ सकता है। अब जैसे मान लिया मॉन्ट्रियल से पूछ लिया गया कि क्यों मनाया जाता है, तो वो आप 16 सितंबर 1987 को कब से प्रभावी हुआ, या ये सिंपली पूछा जा सकता है कि सतत विकास पर बल किस उसमें दिया गया,
या विकसित देशों द्वारा ग्रीन हाउस गैसेस को उत्सर्जन पर 1990 के स्तर पर लाना किस सम्मेलन में कहा गया। या सिंपल इस तरह से भी प्रश्न आ सकते हैं कि लो कार्बन इकोनॉमी की परिकल्पना किस सम्मेलन में हुई। तो ये इस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं जो कि लास्ट ईयर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। इसके बाद कुछ इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशन एंड ऑर्गेनाइजेशन है, इसको हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो इसमें पहला है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, जो कि 1972 में इस्टेब्लिश किया गया और इसके मेंबर हैं 193। हेड ऑफिस इसका नैरोबी केन्या में है। ठीक है। ग्लोबल, नेशनल एंड रीजनल इन्वायरमेंटल कंडीशन एंड ट्रेंड्स को इसका आकलन करना और नेशनल इन्वायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट करना, ये इसका काम है यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का। इसके बाद इसमें दूसरा है IUCN। ठीक है, IUCN जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। अक्टूबर 1948 में इसकी स्थापना हुई। 1300 मेंबर हैं और इसका जो हेड ऑफिस है वो ग्लैंड में है, जो कि स्विट्जरलैंड में है। प्रकृति संरक्षण की बात विशेष रूप से इस पर की गई है, जो प्रकृति संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में ये मेनली काम करता है। तीसरा है वन्य पादप एवं जंतुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय, जिसको हम साइट्स कहते हैं, या वाशिंगटन कन्वेंशन भी इसका एक नाम है। 1973 में इसकी स्थापना हुई। जेनेवा स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 183 मेंबर हैं और जीवों और पादपों सभी का सर्वाइवल के बारे में ये सारी चीज़ें देखता है। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF, विश्व वन्य जीव कोष, 1961 में इसकी स्थापना हुई। 100 मेंबर हैं। हेड ऑफिस ग्लैंड में है। इन्वायरमेंट, कंजर्वेशन, रिसर्च एंड रिस्टोरेशन, ये तीनों चीज़ें इसके मेनली वर्क में आती हैं। वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसको हम BLI कहते हैं, 1992 में इसकी स्थापना हुई। 121 मेंबर हैं। हेड ऑफिस कैम्ब्रिज UK में है और इसका जो मेन काम है वो पक्षियों के आवास का संरक्षण करना। उसके बाद है वर्ल्ड इंस्टीट्यूट। 1974 में इसकी स्थापना वाशिंगटन DC में हुई। इसका जो उद्देश्य है पौष्टिक भोजन, नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुँच। ग्रीन पीस, 1971 में इसकी स्थापना हुई। एम्स्टर्डम नीदरलैंड में इसका ऑफिस है और वैश्विक पर्यावरण मुद्दे इनके काम करने का एरिया है। वेटलैंड इंटरनेशनल, 1996 में इसकी स्थापना हुई। कहाँ पे ऑफिस है? वेंजनिजन नीदरलैंड में और आर्द्र भूमियों का संरक्षण इसका मेन काम है। रॉटरडम कन्वेंशन, जो कि 1998 में इसकी स्थापना हुई। 157 मेंबर हैं। हानिकारक अपशिष्टों से ये रिलेटेड है। ठीक है, और जाहिर सी बात इसका मुख्यालय कहाँ होगा, तो वो रॉटरडम नीदरलैंड्स में ही होगा। उसके बाद फिर है स्टॉकहोम कन्वेंशन, 2001 में इसकी स्थापना हुई। 152 मेंबर हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो अनवरित जैविक प्रयोगों को समाप्त कर उन पर प्रतिबंध लगाता है। और मुख्यालय की इसकी बात करें तो जाहिर सी बात है स्टॉकहोम स्वीडन में ही है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशंस थे जो कि परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया। तो ये पूरा डिटेल था NCERT की समरी इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की, और जो करंट से रिलेटेड पर्टिकुलर कुछ जो प्रमुख इन्वायरमेंटल इंस्टीट्यूशंस थे या इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस थे और उनके पर्टिकुलर वर्क क्या हैं, उनको कब, उनका गठन कब हुआ है, कितने मेंबर हैं, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, तो ये पर्यावरण का था। इसके बाद फिर हम पॉलिटी के लिए, जियोग्राफी के लिए, हिस्ट्री के लिए 1 बाय 1 सारा एक डिटेल करेंगे, जिसमें कि 1 बाय 1 सारी चीज़ों को हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो सेशन को समाप्त करते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को भी लाइक करिएगा, और हाँ, हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए, उसमें काफ़ी PDF और सारी चीज़ें आती रहती हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू।